गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 समास। प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, मैंने क्या कहा, शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त यानी छोटा रूप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षिप्त रूप यानी कि राधा कृष्ण, तो शब्द समूह हो गए राधा और कृष्ण। तो देखिए अब समस्त पद जो होता है मिला हुआ, समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त पद होता है अथवा सामासिक पद होता है। पूर्व पद जो पहले पद होता है, उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है, जिसे दूसरा पद कहते हैं, पूर्व पद को पहला पद कहते हैं। इसमें देखिए समस्त पद में लाल किला, अब लाल किला है तो पूर्व पद कौन सा हो गया, लाल। उत्तर पद कौन सा हो गया, किला। ठीक है ना। गुरु शिष्य, गुरु पूर्व पद हो गया और शिष्य उत्तर पद देने के बाद वाला पद। तो अब देखिए समास विग्रह का मतलब अलग अलग होता है। सामासिक शब्द के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास पद और समास विग्रह। अकाल पीड़ित, समास विग्रह हुआ अकाल से पीड़ित। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। शिव भक्त, शिव का भक्त। और पीताम्बर, पीत यानी पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके वह विष्णु। और समास के 6 भेद हो गए। द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। समास के 6 भेद हो गए। अब देखिए द्वंद्व समास था, तो द्वंद्व समास में जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में और, या, तथा, एवं आदि योजक शब्दों का लोप होता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। लाभ हानि, लाभ और हानि। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अवयव भाव में देखा, अवयव जो पहला पद प्रधान होता है अवयव होते हैं, तो समस्त पद भी अवयव बन जाते हैं, उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद यथा संभव, समास विग्रह हो गया जैसा संभव हो। यथा नियम, नियम के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन भर। ठीक है ना। तो इस प्रकार अवयव भाव समास तक हमने देखा। अब हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में देखिए पूजा घर, समास विग्रह क्या हो गया, पूजा के लिए घर। अब देखो राजमहल, राजा का महल। शिव भक्त, शिव का भक्त। शोकग्रस्त, शोक यानी दुख, शोक का मतलब होता है दुख, शोक से ग्रस्त। धनहीन, धन से हीन। जिस प्रकार हमने कारक है ना, कारक के जो चिन्ह होते हैं ना, तो जो ही शब्द को बोलते हैं, शब्द को बोलने के बाद जब इस शब्दों को तोड़ा जाता है तो उसमें किस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ये तत्पुरुष समास में भी का, से के द्वारा, के लिए, से अलग, इस प्रकार ये शब्द प्रयोग किए, उसके बीच में जो ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे परसर्ग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। कर्मधारय समास, विशेषण विशेषता बताई जाती है। जैसे मान लो, पहले देखते हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद, पूर्व यानी पहला, प्रथम,
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद बाद वाला पद विशेष्य होता है, या दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये कर्मधारय समास बनता है। कर्मधारय में देखा कि काला छाता, अब काला विशेषण हो गया, छाता विशेष्य हो गया। ठीक है ना। समास पद और समास विग्रह देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान यानी बड़ी, बड़ी या पूजनीय। नील गाय, नीली है जो गाय, अब ये नीली है ना, ये विशेषण हो गया और गाय क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार मैंने बताया था काला छाता, काला सांप देख लो, चलो काला सांप, अब ये काला जो है विशेषण हो गया। ठीक है, और ये विशेष्य हो गया। विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, विद्या उपमेय हो गया और धन उपमान हो गया। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, अब ये कमल जो है आपके समीप नहीं है, दूर है, ये उपमान हो गया, जिसकी उपमा दी गई है। और नयन, नयन उपमेय है जो कि अपने पास में है, ये पास में है और ये दूर है, ये दूर है, तो ये उपमान और ये उपमेय। जैसे मान लो हो गया चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, अमूर्त हो गया, और मुख है जो मूर्त हो गया। तो इस प्रकार उपमान और उपमेय की संज्ञा दी जाती है। इसमें भी ये चीज बताएगी कि ये उपमेय है, ये उपमेय है, उपमेय है। विद्या रूपी धन है, विद्या ही हमारा धन है, ये उपमान हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय या उपमेय या उपमान की संज्ञा दी जाती है। उपमान कौन सा होता है, जो आपसे दूर हो, जो आपके पास नहीं हो, और उपमेय कौन सा होता है, जो आपके पास है ऑलरेडी। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची, ये इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, संख्या हो, उस समस्त पद का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। ये संख्यावाची विशेषण, उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य, बाद वाला पद विशेष्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। शॉर्ट में आपको बताऊं तो द्विगु में सबसे पहले संख्या ही देखनी है, संख्यावाचक ही वो होगा। तो देखिए समस्त पद में दोपहर, दो आया ना, पहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों क्या होगा, समूह होगा। तो द्विगु समास में हमने देखा कि किस प्रकार, क्योंकि द्विगु समास में हमेशा ही यही ध्यान रखना है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। किसी भी परिस्थिति में देख लो,
लेकिन उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, वो समूह के रूप में ही होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वो समूह के रूप में होगा, ठीक है ना। जैसे पंचभुज, जैसे अपन देख रहे हैं पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह, 5 भुजाओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह, ठीक है ना। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। इस प्रकार बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे। तो त्रिलोक, पंचवटी, पंचपात्र, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे। अब है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में देखिए, जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, ध्यान रखना 2 पद है, दोनों पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि में क्या था कि कोई भी पद, यानी पद 2 होंगे, दोनों पद प्रधान नहीं होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, उसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, समस्त पद और समास विग्रह में समस्त पद मिला हुआ, समास विग्रह ने अलग अलग करना, और इसका भी वापस तीसरा अर्थ निकलता है बहुव्रीहि समास से ध्यान। नीलकंठ, नीला है कंठ यानी गला जिसका, वो कौन है। अब वापस हम प्रश्न कर रहे हैं वो कौन है, तो शिव है, भगवान शिव है। षडानन, षड यानी 6, आननी मुख, 6 है आनन मुख जिसके, कौन है वो, कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र, ठीक है ना। अब है लंबोदर, लंबोदर लंबा है, उदर, उदर यानी पेट जिसका, वह कौन है, गणेश। फिर मान लो आ जाए रावण, ये लिख दिया मैंने रावण, सॉरी दशानन, दशानन, 10 है आनन यानी कि मुख जिसके, वो कौन है, रावण। फिर मान लो आ जाए चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, वो कौन है, शिव। फिर मान लो आ जाए गजानन, गज है आनंद जिसका, ठीक है ना। गज का मुख, हाथी का मुख है जिसके, वो कौन है, गणेश। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द आपको समझ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो उसका तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास में चला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, संधि और समास में भी अंतर होता है। संधि, प्यारे बच्चों, कई बार अपन परिभाषाओं में बड़ी गलतियां करते हैं, संधि और समास की दोनों की परिभाषा एक ही बोल जाते हैं, जबकि संधि में वर्णों के मेल होते हैं, वर्णों यानी अक्षरों के मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को कहते हैं, जबकि समास में शब्दों के मेल को समास कहते हैं, क्योंकि वर्णों से क्या बनते हैं, वर्णों से ही शब्द बनते हैं, है ना। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों के टुकड़े, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब देखिए, जैसे अपन संधि देखते हैं, रामावतार, तो राम प्लस अवतार, तो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ठीक है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ
और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ प्लस अ बराबर आ, तो ये क्या हो गए, ये वर्ण हो गए। ठीक है ना। उसी प्रकार समास में देखिए पाठशाला, अब ये पाठ क्या है, एक ये भी शब्द है और शाला ये भी एक शब्द है, तो दोनों समास में तो शब्द होते हैं और संधि में वर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको पूरे टॉपिक को सुनना है, समझना है और ये कॉपी में एज इट इज़ वापस लिख देना है। और जब प्रश्न आपके सामने पेश हो तो उन प्रश्नों के प्रश्न लिख करके उसका आंसर इस वीडियो को सुनते हुए लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के बाद उत्तर लिख करके लाइन खींचनी है, सुंदर राइटिंग का काम करना है, नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, डेट लगानी है और पूरी कॉपी में पेज संख्या लगी हुई हो, ये विशेष बात का ध्यान रखना है। थैंक यू।